नमस्कार। छत्तीसगढ़ की खबरों में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनुष्का सिंह। तो आइए शुरुआत करते हैं खबरों की। दंतेवाड़ा जिला के करमपाल ग्राम पंचायत के ग्रामीणों ने स्थानीय भर्ती को लेकर एनएमडीसी का घेराव किया। ग्रामीणों का आरोप है कि एनएमडीसी में होने वाली नई भर्ती में हमेशा बस्तर के आदिवासियों को छला जाता है। देखिए हमारी रिपोर्ट। और इसी को लेकर ग्राम पंचायत करमपाल के ग्रामीणों ने एनएमडीसी बचेली और एनएमडीसी किरंदुल का घेराव किया। दरअसल पूरा विवाद एनएमडीसी में होने वाली भर्तियों का है, जिसको लेकर आदिवासी एनएमडीसी पर बड़ा संगीन आरोप लगा रहे हैं। आदिवासियों का कहना है कि एनएमडीसी ने नई भर्तियों में हमेशा से बस्तर के आदिवासियों को छला है और उसके साथ भेदभाव किया है, जो कि अब बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। दरअसल एनएमडीसी बहुत ही जल्द लगभग 400 से ज्यादा नई भर्तियां निकालने वाला है, जिसको लेकर ग्रामीणों का साफ कहना है कि अब की बार जो भी भर्तियां निकाली जाने वाली हैं, उनमें से स्थानीय बस्तर दंतेवाड़ा के ग्रामीणों को प्राथमिकता दी जाए। और साथ ही आदिवासियों का कहना है कि एनएमडीसी जिला प्रशासन और ग्रामीणों के बीच बैठने के बाद ही भर्ती की नोटिफिकेशन निकाली जाए। ग्रामीणों ने चेतावनी दी कि अगर बिना किसी बातचीत के भर्ती प्रक्रिया निकाली जाती है तो आदिवासी महासभा इसका पुरजोर विरोध करेगी और उनका ये धरना अनिश्चितकालीन तक जारी रहेगा। आज का घेराव अखिल भारतीय नौजवान सभा द्वारा आयोजित किया गया था और ये एक सांकेतिक धरना प्रदर्शन है। हमारी मुख्य मांग है कि आगामी दिनों में एनएमडीसी किरंदुल और बचेली में जो भर्तियां होने वाली हैं उस संबंध में था। और हमारा एक ही मांग है कि जो आगामी दिनों में भर्ती होने वाला है उसमें स्थानीय लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लिया जाए, क्योंकि जनरली देखा गया है कि जब भी ऐसी भर्ती प्रतिक्रिया होती है दोनों प्रोजेक्ट में, तो जो यहाँ के जो स्थानीय लड़के लड़कियाँ हैं वो उतनी अनुपात में नहीं लग पाते जितना लगना चाहिए, क्योंकि ये आपको भी पता है कि जो बस्तर एरिया 5th शेड्यूल है और 5th शेड्यूल कहता है कि कोई भी भर्ती प्रक्रिया में स्थानीय जो बच्चे हैं उनको पहले प्राथमिकता दें, वो नहीं हो पाता। और हमारी यही मांग है और हम ये आज एनएमडीसी प्रबंधन को ये कह भी रहे हैं कि जब तक जिला प्रशासन, एनएमडीसी उच्च प्रबंधन हमारी संगठन से, आदिवासी संगठन, नौजवान संगठन से बात नहीं करेगा तब तक वो नोटिफिकेशन जारी ना करे। अगर ऐसा करता है आगामी दिनों में जो क्षेत्र में जो युवक युवतियां हैं, जो बेरोजगार है, वो एक उग्र आंदोलन के लिए बाध्य होंगे और आगामी दिनों में जिला बंद का आह्वान किया जाएगा। क्योंकि यहाँ के जो बच्चे हमेशा से एनएमडीसी चाहे कोई भी फील्ड में हमेशा से ठगे आते रहे कई सालों से, और दिनों दिन बेरोजगारों की संख्या बढ़ते जा रही है। यहाँ के बच्चे आजकल तो बहुत ज़्यादा पढ़ लिए रहे, आईटीआई किए हैं, इंजीनियरिंग किए हैं, जूनियर ऑफिसर बन सकते हैं, आईटीआई L1 L2 में लग सकते हैं, बहुत गांव में खाली पड़े। तो हमारा मांग है कि एनएमडीसी प्रबंधन जिला प्रशासन से या केंद्र शासन जैसा ही बात करे, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ के लोगों का लगना चाहिए। और मैं पुनः दोहराऊंगा कि नोटिफिकेशन तब तक एनएमडीसी प्रबंधन जारी ना करे जब तक जिला प्रशासन, उच्च प्रबंधन हमारे संगठन से बात नहीं कर लेता कि यहाँ के स्थानीय बच्चे लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में कैसे लगे। ये रास्ता जब तक नहीं निकला तब तक ना करे, हमारी मांग है। जैसे कि अभी आप लोग का जो है इसमें आगे का क्या काम है, अभी आप लोग किस तरह की कार्रवाई करेंगे? अभी देखिए आगे की आज जो है नौजवान सभा बोलो। आज अखिल भारतीय नौजवान सभा के लेटर हेड में हमने यहाँ पर एनएमडीसी में आवेदन दिए हैं रैली के माध्यम से। ये ऐसी कुछ 150 लोग आके दिए चुनौती दिए हैं। आगे इस लड़ाई हमारा जारी रहेगा। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के अधीन जितने भी संगठन सब एक होकर अखिल भारतीय नौजवान सभा को हमने पूरा समर्थन करेंगे, भरपूर समर्थन करेंगे। पूरा जो अभी
बताया गया उस बातों को यदि ध्यान ना देते तो फिर आने वाले दिनों में हम पूरा दंतेवाड़ा जिला बंद रहेगा और यहाँ पर पूरा एनएमडीसी पूरा बंद रहेगा। यदि यहाँ के लोगों स्थानीय भर्ती यदि नहीं लगती है तो अगर ये तो पूरा हो गई, अभी तक जैसे भी चलते आया उस पर हमने उतना ध्यान नहीं दिए, अभी तो उग्र आंदोलन होना ही है। इसीलिए इसको आज का आवेदन को प्रबंधन इसको अच्छा ध्यान आकर्षित करके आगे भेजे और इस बात को जिला प्रशासन और जो विरोध करे वो संगठन के साथ तो इसको कोई रास्ता निकालना चाहिए। हमारा मांग ये है। जैसे कि जानकारी मिली कि आप लोगों ने आज एनएमडीसी कार्यालय का घेराव किया है, कारण क्या था घेराव करने का? कारण यही था कि यहाँ पर जन सुनवाई के दौरान बहुत सारे मांगों को लेकर के एग्रीमेंट किया गया है और उनमें से अभी तक कोई भी पॉइंट पे इन्होंने कार्रवाई नहीं किया, विकास कार्य की ओर कोई कदम नहीं बढ़ाया। इसी के लिए आए और मुख्य रूप से जो लाल पानी से जो जमीन दबा हुआ है और उसमें जो लोग को जो लाल पानी का मुआवजा मिला है और कुछ लोग ऐसे हैं कि लाल पानी के जो खेत जिनका गया है उस जमीन का जो स्वामी है वो लोग खत्म हो गए। खत्म होने से उन लोगों को कम से कम 4-5 साल से जो है उन लोगों को मुआवजा नहीं मिल रहा है। अब बाकी लोग को दे रहा है, बाकी लोग को नहीं दे रहा है। तो उस विषय में भी हम लोगों ने बोले कि भाई जो भूमि स्वामी खत्म हो गया है उसके उत्तराधिकारी, उसका वाइफ या उसका बड़ा बेटा को लाल पानी का मुआवजा दिया जाए, इसका हम लोगों ने मांग की। लेकिन इस विषय पर भी इन्होंने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की, कोई पहल नहीं कर। ये भी एक मुद्दा था हमारा। और पहाड़ के चारों तरफ के जो बच्चे हैं शिक्षा से वंचित है और उनको हम इस बार कैसे करके 15 जून से पहले उनको एक शिक्षा का क्षेत्र में उनको दाखिला करना चाहते हैं और हमें स्कूल की व्यवस्था चाहिए तत्काल और वो भी एनएमडीसी के माध्यम से संचालित हो, वो हमारा मांग है। अभी जैसे कि आपने बताया लाल पानी का मुद्दा, तो ये दंतेवाड़ा जिले के लिए एक बहुत ही गंभीर मुद्दा है जिसे कि लाल जहर बोला जाता है। ये जिस जगह जाता है ये लाल जहर वहाँ पूरी तरह से बंजर कर देती है। तो इसमें बताएंगे आप कि दंतेवाड़ा जिले में ऐसे कितने प्रभावित हैं जिनको ये मुआवजा मिला है और कितने लोगों को नहीं मिला है? 2006-07 का हम लोगों ने सर्वे किए है, उसमें 567 किसान आए थे प्रभावित जिनका खेती। अभी 1000 कुछ किसान जो है लाल पानी से प्रभावित हुए, अभी बढ़ गया। तो इसमें मुआवजा अभी सर्वे किया जाना है पर सर्वे नहीं किया। इसमें मुआवजा कितना मिल रहा है? मुआवजा आप कितना रेट फिक्स कर रहा है वो सरकारी जानता है, प्रशासन जो दे रहा है चेक। अब इस विषय पे हम लोग कभी पूछने का कोशिश भी नहीं की। अब बाकी बहुत सारे लोगों को कम से कम 25 से 30% लोग हैं उनको अभी भी मुआवजा नहीं मिल रहा है, जिनके घरों में मुखिया खत्म हो गया और जिनका जमीन है पट्टे किसी और का नाम है, हेरा फेरी हो रहा है उसमें भी। तो बहुत सारे लोगों को अभी भी मुआवजा नहीं मिल रहा है। इसमें जैसे ये जो लाल जहर है इसमें आप लोग इसमें कितना मांग की और किस तरह की मांग आप लोग की चलती रही है और इसमें एनएमडीसी क्या बोलती है? हमारा मांग बहुत पहले से हमारा है, इसमें पूरा सब कुछ तो खेती भी लाल हो गया, हमारा नहाने का पानी लाल, पीने का पानी लाल, बोर में भी लाल निकल गया, कई तरह का प्लास्टिक से हमारा देवी देवता बाधित हो गया और जल स्रोत खत्म हो रहा है। बहुत सारे चीज लाल जहर लगे। एनएमडीसी का उत्खनन से तो कई चीजें हमको नुकसान हो चुकी है। इस मामले में एनएमडीसी का क्या कहना है? एनएमडीसी हमेशा झूठा आश्वासन दे रहा है, आज करेंगे करके। आज आप लोग जिन मांगों को लेकर आए थे अब वो क्या जवाब दिया एनएमडीसी ने? वो भी नहीं हो पाया। आज जो हम लोग आए थे जिन मांग को लेकर के उसका कोई चर्चा भी नहीं है, शुरू भी नहीं हुआ, अंत भी नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ का जो मुख्य महाप्रबंधक वो नहीं है। इसके कारण से वो छुट्टी में गया है, 25 तारीख को आएगा बोलने से, फिर हम अगले तारीख पे आने का बात करके मीटिंग को खत्म। आज आप लोग की मुख्य मांगे क्या क्या थी? बहुत सारे मांगे हैं, क्या बताएं। थोड़ा सा बताना चाहेंगे कि इसमें मांग क्या क्या मांगे? हमारा स्कूल है, अस्पताल है और लाल पानी का मुआवजा है। जो कॉन्ट्रैक्ट लेबर में काम कर रहे हैं उनको नियमित करने का है। जो नर्सिंग लोग जो नर्सेस जो है कोविड पीरियड से काम कर रहे हैं उनको नियमित करने का है और भी बहुत सारे मांग हैं। जैसे कि मेरे पास जानकारी है कोविड के समय कुछ स्टाफ को एनएमडीसी ने उसमें टेम्परेरी तौर पे रखा था, लेकिन अब तक उनको किसी भी प्रकार का सही तरीके से जो लाभ मिलना चाहिए वो नहीं मिलता है। और दूसरा एक मामला और है लेबर सप्लाई का जो आपने बताया,
तो लेबर सप्लाई में भी देखा गया कि दंतेवाड़ा जिले के लोगों को छोड़ करके पूरी बाहरी लोगों को भर्ती किया जाता है। ऐसे बहुत सारे बाहरी लोग दिखते हैं जो कि बाहर से आए हुए हैं, दंतेवाड़ा जिले से बाहर से आए हुए हैं, लेकिन वहीं इसका फायदा दंतेवाड़ा जिले को नहीं मिल पाता है। इसमें आप लोग क्या बताएंगे? इसी का विरोध में हम लोग स्थानीयों को प्राथमिकता दिलाने के लिए इस पर एक मांग रखे हैं। यहाँ पर जो कॉन्ट्रैक्ट लेबर है उनको भी नियमित किया जाए। जो कोविड पीरियड में जो नर्सिंग लोग सेवा दिए हैं, जो नर्स बन के, उनको भी नियमित किया जाए। ये हमारा मांग है, मुख्य मांग है। एनएमडीसी और आदिवासी ग्रामीणों के बीच चल रहा ये विवाद कब तक थमेगा ये कहना मुश्किल है, लेकिन इतना तो तय है कि ग्रामीण अपनी मांगों को पूरा करने तक पीछे नहीं हटने के मूड में नजर आ रहे हैं। और अब एनएमडीसी अब इनको लेकर किस तरह की रणनीति बनाता है, क्या ग्रामीणों की मांगों को माना जाएगा, ये तो समय ही बताएगा। फिर नीट परीक्षा के रिजल्ट में गड़बड़ी के विरोध में छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने रायपुर के सुभाष स्टेडियम के सामने राजीव गांधी चौक पर धरना दिया। इस दौरान पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि ये छोटा मोटा घोटाला नहीं है, हजारों करोड़ का घोटाला है। देखिए हमारी रिपोर्ट। नीट परीक्षा पेपर लीक मामले को लेकर देश भर में कांग्रेस का प्रदर्शन चल रहा है। छत्तीसगढ़ कांग्रेस में रायपुर में बड़ा प्रदर्शन कर रही है। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी द्वारा जारी निर्देशानुसार नीट पेपर में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार और अनियमितताओं के एनडीए सरकार की सख्त निष्क्रियता और चुप्पी के खिलाफ इसके साथ ही छात्रों के लिए न्याय की मांग करते हुए कांग्रेस पार्टी द्वारा प्रदर्शन किया गया। इस प्रदर्शन में राजीव गांधी चौक पर पूर्व सीएम भूपेश बघेल, पूर्व गृहमंत्री ताम्रध्वज साहू, पूर्व सांसद और विधायक पहुंचे। पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने नीट परीक्षा को महाघोटाला बताया। उन्होंने कहा कि नीट में पेपर लीक होने से लाखों परीक्षार्थियों का भविष्य अंधकार में हो गया है, जो योग्य नहीं और वो पैसों के दम पर सेलेक्ट हुए हैं। ये सिर्फ पेपर लीक नहीं बल्कि महाघोटाला है। इसमें जिस तरह से नंबर दिए गए उसमें बहुत ही गड़बड़ी है। इस घोटाले को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने 4 जून को नीट के परिणाम जारी किए थे, जिनमें से कुछ उम्मीदवारों के बढ़े हुए अंकों के बाद अनियमितताओं और पेपर लीक के आरोपों के कारण परिणाम खराब हो गए। बढ़े हुए अंकों और अनियमितताओं पर महत्वपूर्ण चिंताएं हैं। कार्य प्रणाली का खुलासा करते हुए बिना ग्रेस मार्क्स लेना संदेह पैदा करता है। बिहार, गुजरात और हरियाणा में की गई गिरफ्तारियों से संगठित भ्रष्टाचार स्पष्ट है, जिससे बीजेपी शासित राज्यों में कदाचार के पैटर्न का पता चलता है। होने के पीछे पूरी तरीके से मोदी सरकार की नाकामी है। सुनिश्चित तरीके से एग्जाम को कैंसिल किया गया है। गोधरा जहाँ पे दंगा हुआ था वहीं गोधरा पे पेपर बेचा जाता है, पेपर का धंधा होता है। इसे समझ में आता है कि जो 25 लाख से अधिक बच्चे जो नीट के एग्जाम दिए थे उनके भविष्य का खिलवाड़ किया गया है। 30 लाख रुपए एक पेपर को बेचा गया है। और आप देखेंगे मोदी 1, मोदी 2 में जहां सरकारी संपत्तियों को बेचा जा रहा था, अब मोदी 3 में बच्चों के पेपर को भेजा जा रहा है। मोदी जी परीक्षा पे चर्चा की बात करते थे, आज देश पूरा नीट और नेट की परीक्षा पर चर्चा कर रहा है। कैसे उसमें धांधली हुई, कैसे उसमें गड़बड़ियां हुई और कैसे बच्चों का भविष्य खेला गया। वाकई में जितनी भी निंदा की जाए बहुत कम है। नीट परीक्षा में जो धांधली हुई है उसकी मैं घोर निंदा करती हूँ। और वाकई में दरअसल जब बीजेपी की उस समय भी करते आ रही थी घपलेबाजी और इस बार फिर चालू हो गया है, तो ऐसे लाखों बच्चों के साथ जो एग्जाम में धांधली हुई है, इन बच्चों का भविष्य जो है अधर में है। और लगातार जो है चाहे यहाँ भी जब से बीजेपी की सरकार बनी आप लोग देख रहे हैं, कानून व्यवस्था जो है जगमगा गई हो। और चाहे हमारे बस्तर का देख लो, लाखों जो है आदिवासियों को जो है ये सरकार जब से आई है यहाँ निर्दोष हमारे बस्तर के आदिवासियों के नक्सली के नाम पे मारा जा रहा है। ऐसी बहुत सी घटनाएं हैं जो लगातार इस छत्तीसगढ़ प्रदेश में हो ही रहा है।
साथ ही केंद्र शासित प्रदेश में भी लगातार भ्रष्टाचार हो रहा है। तो हम सब इन सब बच्चों के लिए न्याय के लिए उनको न्याय मिले, इसके लिए आज हम लोग यहाँ पर धरना प्रदर्शन करने आए हैं। हम जब तक इनको न्याय नहीं मिलता लगातार हमारे जो ये है धरना प्रदर्शन जारी रहेगा और घोर निंदा करते हुए इस यहाँ पर अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। व्यापी सबसे बड़ा घोटाला है। छात्रों के भविष्य के साथ ये जो है उनके भविष्य को अंधकारमय बनाने का प्रयास है ताकि छात्र आगे मत बढ़ सके। और इनके जो कुछ लोग, जैसा हर मामले में होता है, उन कुछ लोगों के लिए ही सारी परीक्षाएं, सारे रोजगार, सारे उद्योग, सब कुछ उनके लिए है। वही प्रयास इसमें हुआ है। पहले व्यापम में हुआ था, जब व्यापक रूप से जो है उसका परिणाम, दुष्परिणाम सामने आए थे, हत्याएं तक हुई, और अब ये आया है। तो इसमें तो जो है, मैंने पहले कहा कि जो परीक्षा के आयोजक है एनटीए, उसके जो प्रमुख है उनको न सिर्फ बर्खास्त किया जाना चाहिए बल्कि उन लोग को जेल भेज देना चाहिए। बच्चों का भविष्य इससे अंधेरे में नहीं चला जाएगा। यही मैं कह रहा हूं कि बच्चों के भविष्य को अंधकारमय करने वाले लोगों को तो सबसे पहले जेल भेजो। और जो शिक्षा मंत्री है, जो ये कहता है लगातार लीपापोती करते, नहीं हुआ है नहीं हुआ है, ऐसे शिक्षा मंत्री को तुरंत बर्खास्त करें। जिसको यही नहीं मालूम है कि परीक्षाओं का पेपर लीक हुए 2-3 महीने हो चुके हैं, उनको जानकारी नहीं है, तो उनको पद छोड़ देना चाहिए। तो परीक्षा निरस्त हुए परीक्षा निरस्त होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात ये है कि घोटाला जो है केवल लीक के मामला नहीं है। जनता में बताएं, परीक्षा केंद्र बदले के बाद, परीक्षा की घटना के बाद, पेपर लीक के बाद, ये सब ये बता दे, नंबरिंग के बाद इसका ये बात बता दे कि आज ये लड़का 12 फेल हो गए, वो टॉप में आवा थे, वो मेरिट में आवा थे। ये कैसे संभव है? ये पूरा देश में नौजवान मन के भविष्य बर्बाद कर दे, देश के भविष्य बर्बाद कर दे। और एक बार अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के निर्देश में आज प्रदेश के सबों राज्य के मुख्यालय में आज धरना प्रदर्शन किए जा रहे। हम तो यही कहना चाहते हैं कि जो नीट के अध्यक्ष है वो लोग जेल भेजे जाए और जो प्रधान है वो बर्खास्त किया जाए। और क्या सीबीआई की तरफ, क्या ईडी की तरफ, और कागज नहीं आते पैसा कर ले में कागज जांच नहीं कर रहे। FIR तो हो गए बिहार में, वो आधार पे ईडी कागज जांच नहीं कर रहे। सवाल बात है, आज प्रधानमंत्री जी बोले लगी ये निरस्त किए जाते, एक हम सब लगे एवं भारतीय जनता पार्टी वालों खूब हल्ला कर दी है। आज छत्तीसगढ़ के भारतीय जनता पार्टी के नेता में कागज डाले है, नीट में जो लीक हुए, भ्रष्टाचार हुए, घोटाला हुआ है, उसके बारे में मौन कागज डाले हुए हैं। मौन तोड़ा है, बताया देश को, बताया देश के साथ, नौजवान के साथ अन्याय अत्याचार हो गए, एक बारे में बड़ा कदम उठाने लगी। और राहुल जी ये पेपर लीक के सरकार हम बात भी करो, आज नहीं तो लोकसभा में करो, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से हो, चाहे लोकसभा के माध्यम से हो, चाहे सरकार स्वयं होके उसे निरस्त करे। और निरस्त ही नहीं, जांच भी होना चाहिए, दोषी है उसके खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए। आज हम ये मांग मंच के माध्यम से, धरना प्रदर्शन के माध्यम से बताना चाहते हैं। आप सब एक धरना प्रदर्शन में आप सब धन्यवाद देते हुए मैं बात नहीं का समाप्त करता हूँ। अब देखने वाली बात ये होगी कि इस मामले में दोषी कौन है। सर्वोच्च न्यायालय ने इन आरोपों की गंभीरता से उजागर करते हुए लापरवाही के प्रति जीरो टॉलरेंस की मांग की और जिसे लेकर लगातार जांच जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में लोकसभा चुनाव के बाद हड़ताल का सिलसिला शुरू हो गया है। कोंडागांव और सुकमा में प्रदेश स्वास्थ्य कर्मचारी संघ के बैनर तले कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं। कर्मचारियों के हड़ताल पर होने की वजह से स्वास्थ्य केंद्र में होने वाले ऑनलाइन कार्य दिन भर प्रभावित रहे,
डेली रिपोर्टिंग, वेलनेस रिपोर्टिंग, ई संजीवनी, NCD, हेल्थ, मेला प्लानिंग समेत अन्य कार्य के लिए दिक्कतों का सामना करना पड़ा। हड़तालीन स्वास्थ्य कर्मियों का कहना है कि जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं होती है तब तक वो अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे रहेंगे। मिली जानकारी के अनुसार उनकी 3 प्रमुख मांगे हैं, जिसमें गृह जिले में स्थानांतरण नियम, 8 किमी मुख्यालय निवास की अनुमति, कांकेर जिले के सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी को बर्खास्त किया गया है, उसकी बहाली किया जाए, कार्य आधारित वेतन 15 तारीख के भीतर भुगतान का आदेश, इसके बाद भी राशि नहीं दी गई है। मेरा नाम प्रियंका तिर्की है और मैं सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी संघ से एज अ डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट काम कर रही हूँ। आज से हड़ताल में बैठे हैं, क्या कारण? जी, आज से तो अनिश्चितकालीन हड़ताल है, लेकिन हम लोग 18 से 20 उतने में, मतलब वो भी हम लोग का ऑनलाइन स्ट्राइक चल रहा था। बाकी वो 3 दिन में हम लोग की डिमांडिंग कुछ कंप्लीट नहीं हुई, उस वजह से फिर आज से हम लोग को अनिश्चितकालीन हड़ताल कंटिन्यू करना पड़ रहा है। मांगे क्या है? प्रमुख मांगे 3 हम लोग की है कि सबसे पहले तो जो हम लोग का बेसिक सैलरी, उसके अलावा हम लोग को जो इंसेंटिव मिलता है, जो कि हम लोग के पेमेंट का ही एक बेसिक पार्ट है, तो फिर वो चीजें हम लोग को 6 मंथ से लेकर 8 मंथ ऐसा लगभग हो गया है, तो उसका पेमेंट हम लोग को रिलीज नहीं किया जा रहा है। तो सबसे फर्स्ट वही है कि उसका एक प्रॉपर गाइडलाइन बने कि इतने टाइम तक हम लोग को वो रिलीज हो जाएगा हर महीने, और फिर वो प्रॉपर कंटिन्यू में रहे, क्योंकि इसके लिए हमेशा नाटक होता है कि फंडिंग नहीं है, ऐसा वैसा करके हम लोग को बोला जाता है। सेकंड मांग हमारा ये है कि जैसे फीमेल जितने भी CHO हैं, तो उनके साथ छेड़खानी और फिर रेप वगैरह केसेस और मर्डर केसेस ऐसे पहले हो चुके हैं, तो उनको उनके मूल जिला में उनका स्थानांतरण मिल सके, और उसके अलावा हेडक्वार्टर में रहने के लिए भी फोर्स किया जाता है, तो फिर उसके लिए भी एक गाइडलाइन बने कि कम से कम हम 8 किलोमीटर के डिस्टेंस में रह सकते हैं ऐसा। और फिर थर्ड हमारी मांग है कि जो हम लोग के जिला संयोजक थे कांकेर जिला से, पवन वर्मा सर करके, तो फिर उनका भी सेवा समाप्ति कर दी गया है। एक फॉल्स न्यूज बना के कलेक्टर महोदय से अनुमोदन करा के, तो उनका भी सेवा समाप्ति हुआ था, तो उनकी बहाली के लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं। जिले में कितना अभी हमारे जिले में यहाँ पर 139 है, और अगर CG में देखेंगे तो 3700 CHO। मांग पूरी नहीं होती तब तक हड़ताल जारी है? जी, मांग पूरी नहीं होगी तो अभी तो फिलहाल ये जिला स्तरीय कर रहे हैं, और जैसे ये डिमांड अगर हमारी कंप्लीट नहीं होती है तो फिर हम लोग को स्टेट लेवल में जाना पड़ेगा। स्वास्थ्य हमला कितना प्रभावित होगा जितना जो OPD या बेसिक सर्विसेज सारी चीजें तो CHO ही देख रहे थे, बस इम्यूनाइजेशन वगैरह ही बाकी दूसरे जो कर्मचारी हमारे वो देखते हैं। तो फिर इसमें ये होता है कि बाकी जो अदर डिस्टेंस बहुत ज्यादा है CSC PSC का, तो फिर उधर में अब रुक करना पड़ेगा जितने भी ग्राही और सभी। आज से हड़ताल में बैठे हैं, क्या शासन प्रशासन भी बात करने? हाँ, मतलब जी, इसके लिए जो हम लोग के स्टेट यूनियन के प्रेसिडेंट है प्रफुल्ल पाल करके, है ना, उनसे बीच बीच में बातें उनकी चल रही हैं। उनका हर बारी का बोलना है कि हाँ आप लोग मतलब स्ट्राइक से रिटर्न आ जाइए, हम लोग डिमांड आपकी कंप्लीट कर देंगे, क्योंकि वो पिछले साल भी हम लोग 3-4 बार स्ट्राइक कर चुके हैं, वो हर बारी से बोलते हैं। तो फिर उस टाइम में जब वो नहीं किए हैं, तो अभी भी वो करेंगे ऐसा भरोसा नहीं है हमको। तो फिर जब तक वो प्रॉपर एक रिटर्न में हमको नहीं मिल जाता ऑर्डर लेटर, तब तक हम लोग इसके लिए टिके ही रहे। सक्ती जिले में कार्यरत सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी अपनी 3 सूत्रीय मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ गए हैं। जिले भर के करीब 80 से ज्यादा स्वास्थ्य कार्यकर्ता जब तक अस्पताल नहीं जाएंगे तब तक कि उनकी मांगे पूरी नहीं हो जाती। SHO संघ की मांगे हैं कि उनको कार्य आधारित वेतन विगत 8 माह से नहीं दिया, उसका समय पर भुगतान किया जाए। महिला SHO को उनके मूल स्थान के आसपास पोस्टिंग दी जाए। हमारा जो अभी 3 सूत्रीय मांग को लेके हम इस हड़ताल में आए हुए हैं, इसमें हमारा प्रमुख मांग है जो हमारा 8 महीने से लंबित कार्य आधारित वेतन है उसको दिया जाना चाहिए, जो कि शासन के निर्देशानुसार हर महीने के 15 तारीख को मिल जाना चाहिए। पर हमारे अधिकारियों के लापरवाही की वजह से हमें आज तक ये वेतन का लाभ नहीं मिल पाया है पिछले 8 महीनों से। दूसरी मांग क्या? दूसरी मांग हमारी ये है कि हमको अपने गृह जिला में ट्रांसफर चाहिए, जिससे हम वहाँ पे अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सकें, और गृह जिला में ट्रांसफर के साथ साथ हमें 8 किलोमीटर के दायरे में अपना जो मुख्यालय है उसको रख सके हम लोग। तीसरी मांग है कांकेर जिला संयोजक भैया पवन कुमार वर्मा जी की बहाली को लेकर है, जिनकी गलत तरीके से जानकारी के वजह से उनकी सेवा समाप्ति कर दी गई है। क्या कुछ मांगे आप लोग?
हमारी प्रमुख मांगे 3 मांगे हैं, जिसमें से हमारा कार्य आधारित वेतन है पिछले 8 महीनों से नहीं मिला है, वो दिया जाए और शासन के निर्देशानुसार 15 तारीख से पहले दिया जाए। हमारी दूसरी मांगे हैं, हमारी महिला साथियों को 8 किलोमीटर के दायरे में रहने का आदेश दिया जाए और उनका ट्रांसफर पॉलिसी लागू किया जाए। हमारा तीसरा जो प्रमुख मांग है, जो हमारे पवन कुमार वर्मा हैं, जो कांकेर जिले से हैं, उनको सीएमएचओ द्वारा गलत भ्रामक जानकारी देके, कलेक्टर को भ्रामक जानकारी देके उनका सेवा समाप्ति का आदेश किया गया है, उसको वापस किया जाए। दूसरी जो मांग आप बता रहे हैं उसमें किस प्रकार की समस्या होती है? हमारे जो महिला साथी हैं, बीते 2 वर्षों में 28 से ज्यादा रेप मर्डर के केसेस हुए हैं, जिसको कम करने के लिए हमें हमारे महिला साथी को सुरक्षित रखने के लिए उनको 8 किलोमीटर के दायरे में रखने के लिए आदेशित चाहिए। अभी क्या नियम, अभी कैसे रहते हैं? अभी बहुत सारे हमारे महिला साथी जो दूर दराज के क्षेत्रों में रह रहे हैं, उनको बहुत सारे मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। आसपास के क्षेत्रों में कुछ भी रहने के लिए अच्छा सा व्यवस्था नहीं है, जिससे उनको जान माल की खतरा बनी रहती है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।